नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन टीचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में अभिप्रेरणा के बारे में बताया गया था, वो अभिप्रेरणा का ये सेकेंड पार्ट है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हमने अभिप्रेरणा के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर भी नज़र आ रहा होगा, मोटिवेशन जो है वह लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर, मोशन। और मूव, मोटर और मोशन का अर्थ हिंदी में गति होता है, यानी कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है इसका संबंध गति से है। इसलिए इसे हमें याद रखना है कि मोटिवेशन वर्ड मोटम शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ गति होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जो मोटिवेशन है वह एक मनोशारीरिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, पिछले बार भी मैंने बताया था आपको कि मोटिवेशन एक मनोशारीरिक क्रिया है, अर्थात इसमें मन और शरीर दोनों काम करता है, इसलिए इसे मनोशारीरिक क्रिया कहा जाता है। मन और शरीर दोनों के कार्य करने की वजह से मनोशारीरिक क्रिया जो है यह अभिप्रेरणा, इसमें मन और शरीर दोनों काम करता है। और व्यक्ति सबसे पहले मन में किसी काम को करने के प्रति ठानता है या कोशिश करता है कि उस काम को वह पूरा करे, और वह जो व्यक्ति मन में किसी चीज़ को करने के लिए जो विचार करता है, वह विचार उसके मन में एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और वह ऊर्जा उसको किसी कार्य विशेष को करने के लिए उद्धत करती है। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उद्धत का अर्थ होता है सक्रिय होना। सक्रिय होना अर्थात किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होना, प्रोत्साहित होना। तो अभिप्रेरणा में हमें मुख्य रूप से यही याद रखने वाली बात है कि अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक क्रिया है, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करने के लिए उद्धत हो जाता है, अर्थात सक्रिय हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने जाना था कि अभिप्रेरणा के जो है प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं, एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक अभिप्रेरणा जो है, आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जो किसी भी व्यक्ति या बालक में स्वतः उत्पन्न होती है, और इससे कोई भी बालक कार्य करने के लिए स्वतः प्रेरित होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि कोई एक लड़की है जिसको छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। चूँकि उसे छोटे बच्चों का पढ़ाना अच्छा लगता है और वह शिक्षक बनना चाहती है, शिक्षिका बनना चाहती है, अतः यहाँ वह लड़की आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगी। लेकिन यदि कोई लड़की अपने पिताजी के कहने पे शिक्षिका बनना चाहती है, क्योंकि उसके पिताजी एक शिक्षक हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी भी शिक्षिका बन के बच्चों को पढ़ाए और सरकारी नौकरी प्राप्त करे, तो उस केस में वह लड़की जो है वह बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगी। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की वजह से आपको इन दोनों का अंतर हमेशा दिमाग में सेट रखना है कि आखिर यह आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरण में व्यक्ति हमेशा खुद से अभिप्रेरित होता है किसी कार्य विशेष को करने के लिए, जबकि बाह्य अभिप्रेरण में व्यक्ति किसी अन्य के कहने पे, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी शिक्षक हैं, वो चाहते हैं मैं शिक्षक बनूं, तो यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा काम कर रही है। यदि मेरे मामा जी फौज में हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी फौज में जाऊं, तो यहाँ वो बाह्य अभिप्रेरण काम कर रही है। अतः आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण का अंतर हमें याद रखना है। अब आज के वीडियो का जो मुख्य पॉइंट है उस पर आते हैं। आज हमें जानना है कि आखिर यह जो अभिप्रेरणा है, इस अभिप्रेरणा को बढ़ाने की कौन कौन सी विधि हो सकती है। व्हाट आर द टेक्निक्स टू इनहेल टू एक्सेल द क्वालिटी मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है इसको बढ़ाने के लिए, इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सा विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निक्स कौन कौन से हैं। तो इन विधियों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक शिक्षक बनने वाले हैं और एज ए शिक्षक हमें बच्चों को अधिगम कराना होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, चूँकि बच्चे को किसी भी चीज़ का अधिगम कराना है और उस अधिगम के लिए यह जरूरी है कि बच्चे को अधिगम कराते वक्त अभिप्रेरित कर दे, क्योंकि अभिप्रेरित हो जाने पे बच्चे किसी भी चीज़ को और अच्छे तरीके से जान पाते हैं, सीख पाते हैं।
इसलिए अभिप्रेरणा का बहुत अहम योगदान है। तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर अभिप्रेरणा को किन किन प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग विचार है। सबने अपने अपने तरीकों से बताया है कि अभिप्रेरणा बढ़ाने की कौन कौन सी विधि है। मुख्य रूप से फ्रेंडसन जो है, फ्रेंडसन एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा जो बताई गई विधियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यह एग्जाम में हमेशा आपके पूछा जाता है। सबसे पहले है पुरस्कार एवं दंड। फ्रेंडसन ने कुल मिला के लगभग 10 ऐसी विधियां बताई हैं जिसके द्वारा अभिप्रेरणा को बढ़ाया जाता है। सबसे पहले है पुरस्कार एवं दंड, यानी किसी भी बच्चे को हम किसी अच्छे कार्य करने पर जो पुरस्कार देते हैं वह भी अभिप्रेरणा का काम करता है, और किसी बच्चे को कोई गलत काम करने पर हम दंड देते हैं तो वह भी अभिप्रेरणा का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुरस्कार और दंड दोनों की बात की जा रही है। अर्थात अभिप्रेरणा में पुरस्कार भी काम करता है और दंड भी काम करता है। यही कारण है कि जब छोटे छोटे बच्चे नर्सरी क्लास के, LKG क्लास के, जब कोई प्रश्न पूछने पर उसका जवाब दे देते हैं तो शिक्षक उन्हें खुश होकर चॉकलेट देते हैं या शाबाशी देते हैं, या फिर अच्छे हैंडराइटिंग में ABCD लिख कर ले आकर दिखाने पे गुड या वेरी गुड या शाबाश कहा जाता है, या फिर उनके कॉपी में वेरी गुड लिखा जाता है। तो यह जो गुड लिखना है यह कहीं ना कहीं उनके लिए क्या है, पुरस्कार है, और इसी पुरस्कार के कारण वे बार बार और अच्छा लिखने के लिए और अच्छा पढ़ने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो यह हमारा पुरस्कार जो है यह भी अभिप्रेरणा बढ़ाने का काम करता है। और दंड, यानी कोई गलत काम करने पर टीचर पनिश करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं कि यह तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, तो उस केस में वो शिक्षक क्या कर रहा होता है, दंड के माध्यम से अभिप्रेरणा बढ़ाने का काम करता है। अतः किसी भी बालक का अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट है और दंड भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रशंसा एवं निंदा, यानी प्रशंसा करके जब कोई बालक कोई अच्छा काम करे तो उसे हम उसकी तारीफ करें तो वहाँ भी वह बच्चा अभिप्रेरित होता है। और साथ में निंदा जो है किसी गलत काम के करने पर की जाती है, और निंदा करने पर भी बच्चे जो हैं वह प्रोत्साहित होते हैं कि उन्हें ऐसा काम फिर से नहीं करना है। और एज ए शिक्षक आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें किस स्थिति में कैसे बच्चे के सामने कैसे व्यवहार करना है, कब उनकी प्रशंसा की जाए, और प्रशंसा इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उनके अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाए। और निंदा भी एक सीमा तक होनी चाहिए, तय सीमा तक होनी चाहिए, और उसके लिए एक उचित कारण भी होना चाहिए, क्योंकि बिना वजह यदि आप किसी को दंड देते हैं या निंदा करते हैं तो उससे बच्चा अभिप्रेरित नहीं अपितु हतोत्साहित हो जाता है, जो कि बहुत ख़राब है उसके लाइफ के लिए। तो हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें किस लेवल तक जाके बच्चे की प्रशंसा करनी है या निंदा करनी है, उसको पुरस्कार देना है या दंड देना है। नेक्स्ट है हमारा सफलता एवं असफलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिप्रेरणा जो कि बढ़ाने की विधि की बात की जा रही है, उसमें सफलता यानी बच्चा को यदि सफल हो गया तो सफल हो जाने के बाद वो अभिप्रेरित हो जाता है कि हाँ मैं यह बिल्कुल कर सकता हूँ, और उसके अंदर यह ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वह आगे आने वाले चुनौतियों का डट के सामना कर पाए। तो इस प्रकार हमें जो सफलता प्राप्त हुई किसी भी काम को करने के लिए, वो सफलता भी अभिप्रेरणा का काम करती है, अर्थात सफलता भी अभिप्रेरणा प्रदान करती है। लेकिन दूसरा है हमारा असफलता यानी हम किसी काम को करते हैं और उस काम को पूरा करने में असफल हो जाते हैं, तो वह असफलता भी हमें अभिप्रेरणा प्रदान करती है। हम जब असफल होते हैं, किसी काम में फेल करते हैं, फेल्योर होते हैं, तो उससे हमें यह अभिप्रेरणा मिलती है कि हमें उस काम को और ज़्यादा मेहनत से करना है, और ज़्यादा अच्छे से करना है, और यह प्रयास करना है कि अगले बार हम उसमें सफल हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही अभिप्रेरणा को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा प्रतियोगिता एवं सहयोग, यानी जब हम बच्चों के बीच किसी भी चीज़ को लेकर प्रतियोगिता कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं, कंपटीशन के कारण बच्चे के अंदर जो है वो प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है,
जो कि उसे अभिप्रेरित करने का काम करती है। क्लास में शिक्षक कोई टेस्ट लेता है, क्लास टेस्ट लेने के बाद वो क्लास में विनर का अनाउंसमेंट करता है कि इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। तो वह बच्चे को जो वो शाबाशी देता है, उसके बाद बताता है कि इस बच्चे का सबसे अव्वल है। तो इससे क्या होता है, ये प्रतियोगिता ही है जो कि अन्य बच्चों को यह अभिप्रेरित करती है कि मुझे भी क्लास टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाना है और शिक्षक से प्रशंसा पानी है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वही हमें अभिप्रेरित करती है कि हमें अच्छा काम करना है, आगे आना है। ये प्रतियोगिता वाली भावना, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं ग्रुप करने जाते हैं, और ग्रुप में जब सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सारे लोगों का कॉपी जमा किया जाता है, और कॉपी जमा करने के बाद लास्ट में सारे लोगों का मार्क्स जो है अनाउंस किया जाता है। तो वह मार्क्स अनाउंस करने के पीछे कारण क्या है, तो मार्क्स सुनने के बाद जो हर दिन ग्रुप में जो फर्स्ट आते हैं उनका नाम सबसे आखिरी में लिया जाता है और बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, और उसे माना जाता है कि वो ग्रुप का सबसे होनहार विद्यार्थी है, सबसे तेज विद्यार्थी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वह प्रतियोगिता की भावना आती है कि आखिर मैं रोज़ सुबह में उठता हूँ, मैं रोज़ ग्रुप करने जाता हूँ और मुझे क्या करना है, उस कंपटीशन में अच्छा मार्क्स लाना है। तो वह भी कहीं ना कहीं प्रतियोगिता का ही रूप है जो कि हमें अभिप्रेरित करती है कि हमें कैसे भी करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, हासिल करना है। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की भी तैयारी क्या है, कहीं ना कहीं कंपटीशन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा है सहयोग। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, उसमें यदि हम उसे सहयोग करें, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जिसका फाइनल एग्जाम होने वाला है और ठीक उसके पहले उसके घर में कोई अप्रिय घटना घट जाती है, उसके बूढ़े दादाजी चल बसते हैं, तो वह बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, वो बोलता है कि अब मैं फाइनल एग्जाम नहीं दूंगा। फिर उस स्थिति में आप उसके मित्र होने के नाते आप उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो भी फेयर कराया गया है, जो भी गेस कराया गया फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए, मैं तुमको दे दूंगा, तुम परीक्षा की तैयारी करो और कम या ज़्यादा तुम उसका एग्जाम दो और मार्क्स पाओ। तो वह क्या है, सहयोग की भावना है, जिसके कारण वह बच्चा अभी प्रेरित हुआ, जो पहले यह ठान लिया था कि मुझे एग्जाम नहीं देना है, लेकिन बाद में जब आपने उसको सहयोग दिया, सहयोग किया, तो वह परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। तो सहयोग की भावना से भी किसी भी बच्चे को अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कक्षा का वातावरण, अर्थात क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं अभिप्रेरित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप क्लास में पढ़ाएं तो एक वातावरण क्रिएट करने का काम करें, एक शिक्षा का वातावरण क्रिएट करने का काम करें, क्योंकि जब तक आप वातावरण, पढ़ाई का माहौल नहीं बनाएंगे तब तक बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और कक्षा का वातावरण भी अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके क्लासेज में बोर्ड पे बहुत बड़े बड़े आकार में अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ABCD लिखे होते हैं, एप्पल बॉल वगैरह वगैरह चीज़ों का फ़ोटो बनाया जाता है, और वो कहीं ना कहीं कक्षा का वातावरण बनाने का कार्य किया जाता है, ऐसा माहौल तैयार करने का कार्य किया जाता है जिससे बच्चा अभिप्रेरित हो। तो अभी हमने देखा पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, सफलता एवं असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, और साथ में देखा कि कक्षा का वातावरण। ये सारे हमारे कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है प्रगति का ज्ञान। प्रगति का ज्ञान यानी कोई बच्चा यदि पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वह अभी किस स्तर तक पहुंचा है। प्रगति का ज्ञान करने का मतलब लेवल ऑफ लर्निंग, यानी उसके पढ़ने का लेवल कहाँ तक है, वह कितने पानी में है। जैसे बोला जाता है ना कि हाँ फलावा से क्वेश्चन पूछनी है, पता लग गया कि वो कितना पानी में बा, ओकरा कुछ ना वाले झूठ मूठ के मोतियारी डेरा लेके पढ़ा था। तो वह क्या है, प्रगति का ज्ञान। जब हम बाहर कहीं पढ़ते हैं और वापस जब जाते हैं तो हमसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ के या फिर हमारे पढ़ने का तरीका पूछ के ये सब करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारा जो प्रगति है वह कहाँ तक गया है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको आपके विद्यार्थियों के प्रगति का ज्ञान यानी लेवल बता देना है। जब आप बच्चे को उसका स्तर बता देते हैं
कि आखिर वह किस स्तर तक पहुंचा है, उसका लेवल क्या है, उसको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर जो तरीका वह अपना रहा है पढ़ाई करने के लिए वह सही है या नहीं, उसमें फेरबदल की ज़रूरत है, या फिर जो वो तैयारी कर रहा है वो सही है। तो इस तरह का जो भी बात है उससे उसको अवगत करा के भी आप उसको क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर देते हैं। क्योंकि जब बच्चे को अपने लेवल का पता चल जाता है तो उस हिसाब से वह आगे विचार कर पाता है। तो प्रगति का ज्ञान भी अभिप्रेरणा बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट है हमारा आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर का मतलब होता है कि मन में कुछ करने का ललसा। जैसे कोई बच्चा यदि सोचे कि मुझे बैंक का गार्ड बनना है, तो यहाँ उस बच्चे का आकांक्षा का स्तर क्या हुआ, बहुत ही लो हुआ, और इस तरह से वह क्या है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वह यह सोचे कि मुझे पढ़ लिख कर बैंक में पीओ बनना है, तो हो सकता है वह बैंक का पीओ ना बने, ब्रांच मैनेजर ना बने, लेकिन उससे थोड़ा नीचे आके क्लर्क भी बन जाए। तो यह क्या है, यदि हम उस बच्चे का आकांक्षा का स्तर उच्च रखेंगे तो वह मान लिए कि सबसे ऊंचे पायदान पर न पहुंचे, लेकिन उस ऊंचे पायदान से नीचे एक दो सीढ़ी तो पहुंच ही सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा बच्चे का जो आकांक्षा का स्तर है उसको उच्च रखना चाहिए, ताकि वह कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने का सोचे, और यदि दुर्भाग्यवश उस बड़े लक्ष्य को वह नहीं प्राप्त भी कर पाए तो उससे एक दो स्तर नीचे तक कुछ ना कुछ प्राप्त कर ले। जैसे यदि मैं डीएम बनने का ख्वाब देखूंगा तो हो सकता है मैं किसी कारणवश डीएम न बन पाऊं, लेकिन बीडीओ एसडीओ तक तो पहुंच ही जाऊंगा। अतः आकांक्षा का स्तर जो है यह भी अभिप्रेरणा बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा नवीनता। नवीनता का अर्थ होता है न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई नई चीज़ें जो हम प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, वो सारे नवीनता के अंतर्गत आती है। जैसे आजकल बहुत सारे दृश्य और श्रव्य सामग्री अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स जो भी हम यूज करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, वो सारे हमारे नवीनता के अंतर्गत आते हैं, और यह बच्चे को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। हम जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नया नया इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो सारे हमारे नवीनता के अंतर्गत आते हैं, और वो सारे बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं कि वे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से प्रोत्साहित होकर सीखे। तो ये नवीनता भी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा रुचि। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। जब हम किसी चीज़ में किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट जगा देते हैं तो वह स्वतः उस चीज़ को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है, क्योंकि बिना रुचि के कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता है। इसलिए इंटरेस्ट को जगाना, बच्चे के मन में इच्छा जगाना, उसके अंदर इंटरेस्ट को जगाना, रुचि को जगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रुचि कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, आवश्यकता का ज्ञान। आवश्यकता का ज्ञान, जैसा कि अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, उस चीज़ को बच्चे की आवश्यकता से जोड़ने की ज़रूरत है। हम लोग ने मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत में भी देखा था कि आवश्यकता से जोड़ देने पर चीज़ों को बच्चे अच्छे से, आसानी से सीख पाते हैं। और जब बच्चे को हम उस चीज़ की क्यों आवश्यकता है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उससे उसके आवश्यकता को हम जोड़ देते हैं, तो हम जानते भी हैं कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता से जुड़ने के बाद उन चीज़ों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बच्चा जो है वह स्वतः अभिप्रेरित हो जाता है। जैसे अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी सीटेट की तैयारी किस कारणवश है, तो आपको सीटेट इसलिए पास करना है क्योंकि आपको शिक्षण बहाली प्रक्रिया में भाग लेना है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अब मैंने यह क्या कर दिया, आपके सीटेट पास करने को शिक्षण बहाली प्रक्रिया से जोड़ के आपको मैंने अभिप्रेरित कर दिया, क्योंकि आपको आपके आवश्यकता का ज्ञान करा दिया। मैंने बताया कि आपको यदि सीटेट में अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको शिक्षण बहाली प्रक्रिया में जो मेधा सूची बनता है उस मेरिट लिस्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यदि सीटेट में
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होगा, 90 से 105 के बीच में आएगा तो उसके लिए अलग मार्क्स निर्धारित किया गया है, 105 से ऊपर आएगा तो उसके लिए अलग मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह क्या है, यह आवश्यकता का ज्ञान कराना है। और जब आप सीटेट पास करेंगे, आप शिक्षण बहाली प्रक्रिया में भाग लेंगे, आपकी जॉब होगी, आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, आपको अच्छा वेतन मिलेगा। तो इस प्रकार यह चीज़ें क्या है, आवश्यकता से जुड़ गई और आप सीटेट की तैयारी अच्छे से करने के लिए अभिप्रेरित हो गए। तो आज हमने मुख्य रूप से अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियाँ जानी, जिसमें फ्रेंडसन का जो विधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसमें मुख्य 10 पॉइंट्स पे हमने चर्चा की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।